सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे, बिल्कुल मेरी ही तरह। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल आकाश सर बायोलॉजी में। और आज हम क्या करने वाले हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 6 अटेंड करने वाले हैं, जहां पर हम आपको फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की जो संपूर्ण प्रोसेस होते हैं उसके बारे में समझाएंगे। तो लगातार क्या करिएगा, अभी से लेकर के लास्ट तक हमारे लेक्चर पर बने रहिएगा, क्योंकि आज का लेक्चर पहले वाले लेक्चर के जैसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन आज हम यहाँ पे फिनिश करने वाले हैं, देन उसके बाद हम इम्प्लांटेशन के बारे में बताएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, लेक्चर को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, प्यारे से एनर्जी के साथ, प्यारे से इमोजी के साथ, प्यारे से स्माइल के साथ। तो अगर आप भी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं तो जल्दी से थम्स अप भेज दीजिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखिए, स्पर्म जो ह्यूमन स्पर्म है और फीमेल जो एग यानी सेकेंडरी साइट है, इसका फ्यूजन होना, इसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और जिसके फलस्वरूप बनता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। तो अब अगर मैं बताऊं आपसे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग कह लो या सेकेंडरी oocyte टू फॉर्म जाइगोट। एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जाइगोट बनाना, इसे ही हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। अगर मैं आपसे बोलूं कि हम फर्टिलाइजेशन में बहुत सारे स्टेप को लेकर के पढ़ेंगे, तो फर्टिलाइजेशन में जो पहला स्टेप है वो होगा अप्रोचिंग ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी वेजाइना में इंटर करेगा, इंसेमिनेट करेगा, अप्रोच करेगा, वही होता है हमारा अप्रोचिंग ऑफ स्पर्म, जहां पे हम कैपेसिटेशन के बारे में भी जानेंगे। देन फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग जो रिएक्शन होता है उसको भी हम पढ़ेंगे, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही चलता है। ये सभी कहां होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही होते हैं। देन रिलीज ऑफ लाइसिन एंजाइम फ्रॉम स्पर्म। स्पर्म क्या करता है? स्पर्म क्या करता है? अपने हेड से बहुत सारे लाइसिन एंजाइम बनाते हैं, जो क्या करते हैं? मेम्ब्रेन के डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। अब यहां पे नेक्स्ट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन, जहां पे एक रिसेप्शन कोन बनेगा जब स्पर्म ओवम के अंदर एंटर करना चाहेगा। देन ओके, इनिशिएशन ऑफ अरेस्टेड मियोसिस 2। यहां पे क्या होता है? जो मियोसिस 2 होती है उसका क्या होगा? इनिशिएशन होगा, और वहीं पे मियोसिस 2 खत्म भी हो जाएगी। देन कॉर्टिकल रिएक्शन के बारे में हम जानेंगे। फिर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ गैमेट्स, यानी स्पर्म का फ्यूजन, स्पर्म के न्यूक्लियस का, और ओवम यानी जो सेकेंडरी oocyte है उसके न्यूक्लियस का फ्यूजन, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बताइए, इतनी बातें समझ में आ गई? तो चलिए आइए हम हेडिंग डालते हैं अप्रोचिंग ऑफ स्पर्म। तो कुल मिलाकर के यहां पर ध्यान से सुनिएगा, फर्टिलाइजेशन के लिए ह्यूमन में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम 7 स्टेप पे पढ़ते हैं। जो पहला स्टेप है अप्रोचिंग ऑफ स्पर्म, नंबर 2 फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, नंबर 3 रिलीज ऑफ लाइसिन एंजाइम फ्रॉम स्पर्म, एंड नंबर 4 में फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन, एंड 5th नंबर पे हम जानेंगे इनिशिएशन ऑफ अरेस्टेड मियोसिस 2। देन 6th नंबर पे हम पढ़ेंगे कॉर्टिकल रिएक्शन, एंड 7 नंबर पे हम पढ़ेंगे फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड ओवम। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप बोर्ड में लिख सकते हो, नीट के प्रोस्पेक्टिव में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब हम आगे बढ़ जाए, अब हम बात करेंगे अप्रोच ऑफ स्पर्म। थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। देखो भाई, अप्रोच ऑफ स्पर्म में होता क्या है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, क्या मैंने बोला, इसको थोड़ा सा मैं अप्रोच ऑफ स्पर्म में देखो, इसको समझो। पहले होता क्या है, इंसेमिनेशन। हमने आपको पढ़ाया था इंसेमिनेशन। क्या पढ़ाया था हमने आपको? इंसेमिनेशन। और आप मुझे बताना इंसेमिनेशन होता क्या है। मैंने आपको बताया था इंसेमिनेशन में, यानी इंसेमिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम सीमेन को इंसेमिनेट करते थे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी वेजाइना में। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखोगे? टू इंसेमिनेट सीमेन इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इसे हम क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। और मैं बता दूं, पर इजेकुलेशन में, क्या मैंने बोला? पर इजेकुलेशन। पर इजेकुलेशन में लगभग 2.5 से लेकर के 5 ml तक जो सीमेन होता है वो क्या करता है? इंटर करता है। ठीक है, सीमेन इंटर्स इनटू वेजाइना, यानी वेजाइना में जो सीमेन होता है वो पर इजेकुलेशन में, यानी एक इजेकुलेशन में 2.5 से लेकर के 5 ml तक क्या होता है? इंसेमिनेट करता है। जिसमें होता क्या है, लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन सीमेन। ठीक है ना, जिसमें क्या होता है? 200 से 300 स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है ना, सीमेन में। अब यहां पे होता क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पे होता क्या है, जो 60%, मैंने क्या बोला? 60% जो स्पर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं? विद नॉर्मल शेप एंड साइज, विद नॉर्मल शेप एंड साइज। ठीक है ना, जो 60% सीमेन होता है वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं, और जो 40% सीमेन बचता है, स्पर्म की बात कर रहे हैं, सॉरी सीमेन नहीं, जो 40% स्पर्म होता है वो कैसे होता है? विद वाइगरस मोर्टेलिटी। मैंने क्या बोला? 60% स्पर्म्स कैसे होते हैं? नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं, एंड 40% स्पर्म क्या होते हैं? वाइग्रस मोर्टेलिटी, यानी जिनकी मोर्टेलिटी, चलनशीलता, गतिशीलता बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो ये 60% वाले नॉर्मल शेप एंड साइज वजह से ये मारे जाएंगे बेचारे। 40% ही पहुंच पाते हैं, टारगेट प्लेस तक जाते हैं, दौड़ लगाते हैं, लेकिन उनमें से भी एक ही स्पर्म पहुंचता है एक ओवम के साथ। ठीक, बताओ मेरे भाई, इतनी बात समझ में आ गई? कैपेसिटेशन होता क्या है, ध्यान सुनना। देखो, ये जो कैपेसिटेशन होता है, मेरी बात ध्यान सुनना। कैपेसिटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर हम स्पर्म को क्या करते हैं? फंक्शनली मैच्योर किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। ओके, तो यहां पे क्या करेंगे? द प्रोसेस बाय विच sperms become functionally mature
फंक्शनली मैच्योर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या वजाइना। ठीक है, वेजाइना में हम स्पर्म को क्या कर रहे हैं, फंक्शनली मैच्योर किया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये मैच्योर हो चुके थे एपिडिडाइमस वाले एरिया में, लेकिन अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी वेजाइना में भी मैच्योर होने वाले हैं। तो कैपेसिटेशन के लिए करना क्या पड़ता है कि यहां पे सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, रिमूव करना होता है। क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है जो स्पर्म का हेड होता है। मैंने क्या बोला, ये है स्पर्म का हेड, ये क्या है, हेड है किसका, स्पर्म का। ठीक है ना, इस स्पर्म के हेड पे ये देखो यहां पे लगे होते हैं स्टेरॉल्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्या लगे होते हैं, ठीक है ना, स्टेरॉल एंड लगे होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो पहला स्टेप क्या होता है वो कैपेसिटेशन में कि यहां पे स्पर्म के हेड पे जो स्टेरॉल्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं उसे हमें रिमूव करना पड़ता है। तो पहला स्टेप क्या होगा, रिमूवल ऑफ स्टेरॉल्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स फ्रॉम स्पर्म्स हेड, है ना। स्पर्म के हेड से क्या करना है, हमें ग्लाइकोप्रोटीन एंड उसको क्या करना है बताओ, स्टेरॉल्स को हटाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, हमें इसे हटाने का काम क्यों करते, एस्टेरॉल को क्यों हटाने का काम करते, ताकि ये जो स्पर्म की मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको लूज कर सके। क्या कर सके, उसको लूज कर सके। ठीक है ना, यहां पे लिख लो, रिमूवल ऑफ स्टेरॉल्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन फ्रॉम स्पर्म हेड so that membrane of sperm becomes loose to release, अगर लूज होगी तो वो क्या रिलीज करेगी, टू रिलीज एंजाइम्स। वो क्या रिलीज करेगी, एंजाइम रिलीज करेगी, ताकि ओवम के कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट कर सके। तो पहला स्टेप ये हो गया। एंड दूसरे स्टेप में क्या होगा मेरे भैया, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, इसमें कैल्शियम आयन का डिपोजिशन यानी इनफ्लक्स कराएंगे। इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन, यहां पे लिख लो, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस फॉर, या कह लो कैल्शियम आयंस टू इंक्रीज स्पर्म्स मोटेलिटी। ठीक है ना, तो पहला स्टेप कैप्टेशन में क्या होता है कि स्पर्म के हेड से ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड एस्टेरॉल को हटाया जाता है, ताकि स्पर्म की जो मेम्ब्रेन है वो लूज हो जाए और एंजाइम को रिलीज करे, जिसकी वजह से कोरोना की रेडिएटा सेल्स और जोना पेलिसिडा को पेनिट्रेट कर सके और स्पर्म अंदर इंटर कर सके। नेक्स्ट यानी सेकंड में क्या है कि इनफ्लक्स होता है कैल्शियम आयन का, जिसकी वजह से स्पर्म की मोर्टेलिटी और बढ़ जाए। क्या हो गया, और बढ़ जाए। तो ये था अप्रोच ऑफ स्पर्म एंड देन कैपेसिटेशन। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं किसके बारे में, फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन के बारे में। ठीक है ना, तो इसको एक बार जल्दी से देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनना, मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो, ये है क्या, ये है सेकेंडरी oocyte,
ये क्या सेकेंडरी oocyte, और ये सेकेंडरी oocyte का पता है क्या है, या कह लो ये है एक ओवम, और ओवम का ये क्या है, जोना पेल्यूसिडा। ये क्या है, जोना पेल्यूसिडा होती है एक मेम्ब्रेन। क्या ये जोना पेल्यूसिडा एक मेम्ब्रेन होती है, और इस जोना पेल्यूसिडा मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं ZP3 रिसेप्टर। इस पे क्या पाए जाते हैं, इस पे पाए जाते हैं ZP3 रिसेप्टर, ZP3 रिसेप्टर। और ये जो रिसेप्टर होते हैं ये बने होते किससे, प्रोटीन से, ये बने होते प्रोटीन से। और यही ZP3 रिसेप्टर होते हैं जहां पर स्पर्म बाइंड करते हैं। तो ये किसका रिसेप्टर है, रिसेप्टर फॉर स्पर्म्स बाइंडिंग, रिसेप्टर फॉर स्पर्म्स बाइंडिंग, यानी एक ऐसा रिसेप्टर जिससे स्पर्म आकर के क्या होता है, स्पर्म आकर के बाइंड करता है। तो ये होती है फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। फर्टिलाइजिंग कौन बनाता है, फर्टिलाइजिंग बनाता है बाई एग, यानी ये है ना, और एंटी फर्टिलाइजिंग कौन बनाता है, स्पर्म बनाता है। कौन बनाता है, स्पर्म बनाता है। तो यहां पे लिख सकते हो कि जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म बाइंड्स ऑन इट्स रिसेप्टर जिसका नाम है ZP3 रिसेप्टर, ठीक है ना, फॉर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो ये क्या होती है, फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। अब बात करते हैं हम रिलीज ऑफ लाइसिन एंजाइम। लाइसिन का मतलब क्या होता है, जो तोड़ने फोड़ने का काम करे उसको हम लाइसिन एंजाइम बोलते हैं। ध्यान से सुनो, यहां पे सुनो, ये है क्या, स्पर्म का है ये हेड, ठीक है ना, और इस स्पर्म के हेड पे यहां पर प्रेजेंट है, देखो एक्रोसोम। ये क्या प्रेजेंट है, एक्रोसोम, और इसके नीचे प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनना मेरे भैया। एक्रोसोम क्या होती है ना, एक्रोसोम बनाती है लाइसिन एंजाइम। क्या करती है, रिलीज लाइसिन एंजाइम, ठीक है। और इस एंजाइम का काम क्या होता है मेरे भैया, ये जो एंजाइम है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है, ध्यान से सुनना, बहुत सारे एंजाइम है, पहले कौन कौन से एंजाइम होते लिख लो। एक होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है। और कौन से होते हैं बताइए, और कौन से होते हैं, हाइएलुरोनिडेज, ठीक है ना, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम एंड हाइएलुरोनिडेज, ये एंजाइम हाइएलुरोनिडेज होते हैं। और कौन से होते हैं, एसिड एल्केलाइन फास्फेटेज, एसिड एंड एल्केलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। और एक एंजाइम होता है, बताइए, और एक एंजाइम कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, हाइलुरोनिडेज, एसिड एंड एल्कलाइन फास्फेटेज, और एक होता है जोनालाइसिन, जिसको हम कैथेप्सिन भी बोलते हैं। बताओ मेरे भाई, इतनी बात समझ में आ गई? क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई कि जो एंजाइम होते हैं जब उनका मतलब ये बाइंड होते हैं अपने रिसेप्टर के साथ, तो फिर क्या होता है, ये रिलीज करते हैं लाइसिन एंजाइम, और लाइसिन एंजाइम कौन बनाता है, एक्रोसोम, स्पर्म का एक्रोसोम, ये रिलीज करते हैं लाइसिन एंजाइम। उनमें से है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, हाइलुरोनिडेज, एसिड एंड एल्कलाइन फास्फेटेज, जोनालाइसिन, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ये ब्रेक करते हैं, किसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक कोरोना रेडिएटा सेल्स, है ना। और हाइलुरोनिडेज क्या करते हैं, ये ब्रेक करते हैं, ब्रेक हाइएलुरोनिक एसिड्स, ठीक है, जिससे कोरोना की सेल्स दूर दूर हो जाती, टूट जाती है। फिर जोनालाइसिन का काम क्या होता है,
ये ब्रेक करती है, ब्रेक्स जोना पेल्यूसिडा। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आई? तो यहां पे लिख लो, आफ्टर फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म्स हेड। क्या लिखोगे यहां पे? एक्रोसोम ऑफ स्पर्म्स हेड है ना, ये क्या रिलीज करती है? रिलीज लाइसिन एंजाइम्स। ठीक है, बताओ मेरे भैया, इतनी बात समझ में आ गई? ये क्या था? फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। चलो अब हम आगे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन। क्या मैंने बोला? यहां पे अब बनाओ रिसेप्शन कोन का फॉर्मेशन। तो रिसेप्शन कोन आपको बनाना कैसे? देखो, आपको क्या करना है, देखो ये यहां पे है, ये आपको सिंपल ऐसे अंदर सेड़ देना है। ठीक है, ये इसकी मेम्ब्रेन हो गई। ये क्या है बताओ? ये है जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, होता क्या है, ये जो स्पर्म होते हैं ये अंदर की तरफ घुसते हैं। स्पर्म क्या करते हैं? स्पर्म का जो हेड होता है वो अंदर की तरफ ऐसे घुसता है। ठीक है ना, ये क्या है? ये है स्पर्म, और इस स्पर्म ने एक कोन का फॉर्मेशन किया है। क्या किया है? एक कोन का फॉर्मेशन किया है, और इसको बोलते हैं रिसेप्शन कोन। रिसेप्शन कोन। ठीक है, तो यहां पे लिख लो, स्पर्म ट्राई कर रहा है। क्या कर रहा है? स्पर्म ट्राई टू इंटर्स विद होल बॉडी, अपने पूरे बॉडी के साथ, विद होल बॉडी, अपने पूरे बॉडी को एंटर करता है, विद होल बॉडी इनटू द ओवम। ओवम के अंदर ये घुस रहा है, बाय फॉर्मिंग रिसेप्शन कोन। ठीक है, जहां पे ये क्या कर रहा है? अंदर की तरफ रिसेप्शन कोन बना रहा होता है। बताइए मेरे बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई? फिर देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, इतनी बात समझ में आ गई? इनिशिएशन ऑफ अरेस्टेड मियोसिस 2 की अगर अब हम बात करें यहाँ पे, एक मिनट, यहां पे मियोसिस 2 कर लो। देखो, इनिशिएशन ऑफ मियोसिस 2 होता कैसे है, हमें डायग्राम के साथ आपको समझाना पड़ेगा। इधर सुनिए, ये क्या है? ये है ओवम, यानी अभी हम इसको फिलहाल सेकेंडरी ओसाइट ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ओसाइट बोलेंगे। ठीक है, होता क्या है, इस सेकेंडरी ओसाइट के अंदर क्या होता है? इसके अंदर होते हैं साइटोप्लाज्म। क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म होते हैं ये एक फैक्टर बनाते हैं, जिसका नाम क्या होता है बताओ? एपीएफ, यानी एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। ठीक है, ये जो एपीएफ होते हैं ये एनाफेज को प्रमोट करते हैं, फिर आगे जाकर के कंप्लीट करते हैं क्या? मियोसिस 2। और ये अरेस्ट हुए थे ना, ओवम क्या हुआ? सेकेंडरी साइट अरेस्ट हो गया था मेटाफेज 2 के, मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में। ये अरेस्ट कहां पे हुआ था? मेटाफेज 2 में, है ना। मियोसिस 2 का मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो गया था। तो होता क्या है, जो एपीएफ फैक्टर होता है, एपीएफ फैक्टर that promotes
दैट प्रमोट्स एनाफेज, है ना, क्या करेगा, देखो मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, फिर टीलोफेज आएगा, फिर मियोसिस 2 क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। दैट प्रमोट्स एनाफेज टू कंप्लीट मियोसिस सेकेंड ऑफ अरेस्टेड oocyte, जो oocyte अरेस्ट हो गया था, है ना, उसका मियोसिस 2 क्या कर देना, यहाँ पे कंप्लीट कर देना है। बताइए इतनी भी बातें समझ में आ गई कि नहीं? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। अब हमारा होता है कॉर्टिकल रिएक्शन। क्या होता है मेरे भैया, क्या होता है कॉर्टिकल रिएक्शन? देखो ये है एग, क्या है ये, एग कह लो या oocyte कह लो, इसका न्यूक्लियस है, ये क्या है, oocyte, या इसको तुम ओवम भी बोल सकते हो। अब होता क्या है, इस ओवम में, इस ओवम के अंदर बनते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। क्या बनते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बनते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। कॉर्टिकल रिएक्शन होता क्या है कि जो स्पर्म होता है, बहुत सारे स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, उनमें से कुछ आगे पहुंच पाते हैं, कुछ का मतलब लगभग 1000-2000। अब होता क्या है कि जो फीमेल ओवम यानी फीमेल एग होती है, उससे केवल एक ही एग फर्टिलाइज होता है, राइट। अब क्या होता है, और भी दूसरा स्पर्म उस ओवम में इंटर ना कर पाए, है ना, उसके लिए क्या करना पड़ता है, कॉर्टिकल रिएक्शन, यानी हमें क्या करना पड़ता है, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। यहां पे क्या करना पड़ता है, टू ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करना पड़ता है, यानी बहुत सारे स्पर्म इंटर ना कर पाए ओवम के अंदर, ठीक है। टू ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी यानी पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या होता है, एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म इनसाइड ओवम। ओवम के अंदर बहुत सारे स्पर्म का एंटर होना, उसे पॉलीस्पर्मी बोलते हैं। इसी पॉलीस्पर्मी को मुझे क्या करना है, ब्लॉक करना है, क्या करना है, ब्लॉक करना है, और उसे ही बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। अब ब्लॉक कैसे होगा कि ये जो oocyte होता है, ओवम होता है, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, अंदर जो साइटोप्लाज्म भरे होते हैं, इनमें बनते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। क्या बनते हैं, ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होता है, ये आगे जाकर के जोना पेल्यूसिडा की जो मेम्ब्रेन होती है, उसको क्या कर देता है, हार्ड बना देता है, क्या कर देता है, हार्ड। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स गो एंड अटैच्ड ऑन जोना पेल्यूसिडा टू मेक इट हार्ड so that no other sperm can enter into ovum, ताकि कोई दूसरा स्पर्म जो है ओवम के अंदर एंटर ना कर पाए, उसको ये बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। बोलो भैया इतनी बात क्या समझ में आ गई? क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं बहुत समझ में आ गई होगी। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई में होता क्या है, ध्यान से देखो। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, किसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड न्यूक्लियस ऑफ ओवम, इनका हमें क्या कराना है, इनके न्यूक्लियस का फ्यूजन कराना है, राइट। तो फ्यूजन कैसे होगा, चलो आओ बनाकर देख लेते हैं। देखो मेरे बच्चों, यहां पे ये है क्या, ये क्या है, देखो अब यहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, ठीक है। ये क्या है, जोना पेल्यूसिडा, ये इसका न्यूक्लियस है। ये देखो ये क्या है, जोना पेल्यूसिडा की, यानी ओवम का क्या है, ये ओवम है, और ये इसका अंदर क्या है, न्यूक्लियस। अब होता क्या है, यहां पे स्पर्म है, ठीक है। स्पर्म हालांकि अंदर घुस चुका है भैया, स्पर्म अंदर घुस चुका है। ये क्या है, ये है स्पर्म, और ये अंदर प्रेजेंट है स्पर्म का न्यूक्लियस। ये है स्पर्म का न्यूक्लियस। अब क्या करना है, ये स्पर्म इससे जाकर के क्या होगा भाई, इससे जाकर के
फ्यूज होगा। क्या होगा? फ्यूज होगा। और फ्यूज होने के बाद ये एक अलग ही स्ट्रक्चर बना लेता है, अलग ही स्ट्रक्चर बना लेता है मेरे बच्चों। इसको हम क्या बोलते हैं? ये देखो, ये न्यूक्लियस क्या हो चुकी है? फ्यूज हो चुकी है और ये बन गया है आपका फर्टिलाइज्ड ओवम। फर्टिलाइज्ड ओवम। बताओ समझ में आ गई इतनी बात? इतनी बात समझ में आ गई। आपको पता होना चाहिए कि जो ओवम होता है इसके पास एक सेकेंड पोलर बॉडी होती है, सेकेंड पोलर बॉडी होती है। समझ में आई बात ना? और इसके पास एक खुद का अपना प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है। क्या होता है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है। इसका मतलब समझे, ये जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है, ये जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, इसके पास क्या होती हैं? इसके पास होती हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ये यहां पे ये यहां पे क्या है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, जो आगे जाकर के क्या कराती है? क्लीवेज डिवीजन कराएगी, क्लीवेज डिवीजन कराती है। राइट? बताओ मेरे बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है यहाँ पे? ठीक है ना? मैंने आपको डायग्राम के साथ पूरी तरह से समझा दिया है। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे। अब हम बात करते हैं क्लीवेज के बारे में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं आप सभी के लिए। ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ह्यूमन फर्टिलाइजेशन में होता क्या है कि यहाँ पे स्पर्म और हम ओवम यानी एग का फ्यूजन करा रहे होते हैं, उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको 7 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप है अप्रोचिंग ऑफ स्पर्म, देन फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, रिलीज ऑफ लाइसिन एंजाइम फ्रॉम स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन जो कि पढ़ा दिया है, इनिशिएशन ऑफ अरेस्टेड मियोसिस 2 जो मेटाफेज में अरेस्ट हो गया था ओवम, वो भी पढ़ा दिया, कॉर्टिकल रिएक्शन ये भी पढ़ा दिया, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ गैमेट ये भी पढ़ा दिया। आगे देखो, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप यानी अप्रोच ऑफ स्पर्म में क्या होता है? इंसेमिनेशन पढ़ो इसमें सबसे पहले, जहां पे हम क्या करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सीमेन को इंट्रोड्यूस करते हैं, सीमेन को इंसेमिनेट किया जाता है, पर इजैकुलेशन में 2.5 से 5 ml का सीमेन रिलीज होता है। ठीक है ना? यानी पेनिस से बाहर आता है, जिसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। 60% स्पर्म नॉर्मल शेप एंड साइज के होंगे, 40% वाइग्रस मोर्टेलिटी वाले होंगे। देन कैपेसिटेशन की बात करते हैं, स्पर्म का जो हेड होता है, हमें क्या करना है, यहाँ पे स्पर्म को फंक्शनली मैच्योर बनाया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी वेजाइना में, जहां पे क्या होता है, स्पर्म के हेड से स्टेरॉल एंड ग्लाइकोप्रोटीन को रिमूव किया जाता है, जिससे क्या हो जाए, स्पर्म की जो मेम्ब्रेन होती है वो लूज हो, और लूज होकर के स्पर्मी लाइसिन जो एंजाइम्स होती है ना, वो बनाए। एंड सेकंड, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन को स्पर्म में भरा जाता है, जिससे स्पर्म की मोर्टेलिटी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए यानी बढ़ जाए। फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन में क्या है, जोना पेल्यूसिडा जो मेम्ब्रेन होती है किसकी, ओवम की सेकेंडरी साइड की, वहां पे P3 रिसेप्टर होते हैं, जिससे आकर के इस पर बाइंड करता है और इस रिएक्शन को पूरा करता है। रिलीज ऑफ लाइसिन एंजाइम की बात करते हैं, जब ये पूरा कांड हो जाता है, इसके बाद फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन की बात क्या होता है, एक्रोसोम जो होता है स्पर्म के हेड में, वहां पे रिलीज करते हैं लाइसिन एंजाइम। कौन? एक्रोसोम, जैसे कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो कोरोना की सेल को तोड़ता है, जोना पेल्यूसिडा की। ठीक है ना? एंड हाइलुरोनिडेज जो क्या करता है, ब्रेक करता है हाइलुरोनिक एसिड को, जो कोरोना की सेल्स को एक दूसरे से चिपका के रखती है। एसिड एल्कलाइन फास्फेटेज होते हैं, जोना लाइसिस होते हैं जिसको कैथेप्सिन्स बोलते हैं, जो जोना पेल्यूसिडा की मेम्ब्रेन को तोड़ने का काम करती हैं। ओके, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन। यहाँ पे क्या है, जब स्पर्म अंदर घुसता है, यानी देखो स्पर्म अंदर घुस रहा है, ऐसे घुस रहा होता है, क्या है, यहाँ पे स्पर्म है, ये स्पर्म आकर ऐसे घुस रहा है, तो इसके पास एक कोन का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्शन कोन। समझना, ऐसे ये स्पर्म आ रहा है, क्या आ रहा है, ऐसे ये स्पर्म आ रहा है और ये ओवम है, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, घुस जाएगा, और जैसे धड़ल्ले सही से घुसता है, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, कोन का। क्या हुआ, धड़ल्ले सही से घुसा, किसका फॉर्मेशन होगा, कोन का। तो फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन, ठीक है ना, बाय द स्पर्म। इनिशिएशन ऑफ अरेस्टेड मियोसिस 2, भैया जो ओवम होता है एपीएफ बनाता है, एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर। जब एनाफेज को प्रमोट किया जाएगा
तो मियोसिस 2 यानी मेटाफेज 2 जो मियोसिस 2 का है वो कंप्लीट हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्या है, कॉर्टिकल रिएक्शन। देखो साइटोप्लाज्म जो होता है ओवम का, उसमें कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं जो बाहर आते हैं। क्या होते हैं? बाहर आते हैं, ठीक है ना। और बाहर आएंगे, जोना पेलिसिडा की मेम्ब्रेन को मजबूत यानी और स्ट्रॉन्ग कर देती है, खुद को चिपका करके, जिससे जो पॉलीस्पर्मी होती है उसको ब्लॉक किया जा सके। यानी जो बहुत सारे स्पर्म होते हैं, इस अंडे से बहुत सारे स्पर्म ऐसे आकर के घुस ना जाए। यानी एक स्पर्म आया घुसेगा अंदर, अच्छी बात है, लेकिन अगर बहुत सारे स्पर्म अंदर घुस जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत सारे स्पर्म यानी पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करना है, पॉलीस्पर्मी यानी बहुत सारे स्पर्म को ओवम के अंदर घुसने से रोकना है, तो हमें कॉर्टिकल रिएक्शन कराना पड़ेगा। यानी कॉर्टिकल रिएक्शन आकर के चिपकेगा जोना पेलिसिडा के मेम्ब्रेन के साथ और उसको हार्ड बना देता है। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई का मतलब यहाँ पे जो ओवम है उसका न्यूक्लियस फ्यूज होगा और इसका जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो फ्यूज होगा। फ्यूज होकर के फिर एक फर्टिलाइज ओवम का फॉर्मेशन होता है। याद रखना सेकेंडरी उस साइड में क्या होता था, सेकेंड पोलर बॉडी, और इसमें प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होती है। फिर यही प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आगे जाकर के क्या करती है, इस फर्टिलाइज्ड ओवम का क्या करती है बताओ, इसका करती है क्लीवेज डिवीजन। यानी ये आगे जाकर के अब बन चुकी है क्या, अब बन गया है ये जाइगोट। क्या बन गया है? जाइगोट। चलो भैया इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लीवेज डिवीजन क्या होता है। देखो क्लीवेज डिवीजन एक प्रकार का रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है, रैपिड रिपीटेडली माइटोटिक डिवीजन होता है, जहां पे हम ब्लास्टोमियर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। देखो होता क्या है, ये हमने क्या बनाया है, ये हमने बनाया था एक सेल जिसका नाम है जाइगोट। ये क्या है? ये हमने बनाया था जाइगोट, ठीक है ना। और जाइगोट की प्लॉइडी कैसी होती है? जाइगोट की जो प्लॉइडी होती है वो होता है 2n। क्यों? क्योंकि ये स्पर्म और ओवम, स्पर्म क्या होता है? हैप्लॉइड होते हैं, और एग भी क्या होते हैं? ओवम भी क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। आगे जाकर डिप्लॉइड सेल यानी जाइगोट का फॉर्मेशन किए। और ये जाइगोट कैसा होता है मेरे बच्चों? ये होता है सिंगल सेल। कैसे होते हैं? सिंगल सेल स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये जो जाइगोट होता है आगे जाकर के डिवाइड करेगा, आगे जाकर के क्या करेगा? डिवाइड करेगा। याद रखना ये जाइगोट एक सेल से बनी होती है। अब ये जब जाइगोट 1 से 2 में डिवाइड होता है तो पूरा का पूरा जो सेल होता है ना उसकी साइज छोटी होती है। क्या? सॉरी, पूरा का पूरा जो सेल होता है जाइगोट है ना, वो अभी सुनो, जाइगोट है ये क्या? ऐसे सुनो, ये जाइगोट है क्या है। अब इनमें होगी क्लीवेज डिवीजन। क्या होगी? इनमें होती है क्लीवेज, क्लीवेज डिवीजन। और क्लीवेज होता क्या है ये तो पहले लिख लो। क्लीवेज होता है दिस इज अ टाइप ऑफ, दिस इज अ टाइप ऑफ रैपिड एंड रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। एक प्रकार का क्या है? माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है ना। यहां पे जो जाइगोट होती है, ये जाइगोट क्या होती है? डिवाइड कर जाती है किसमें? 2 सेल में। देखो ये डिवाइड कर जाती है 2 सेल में, है ना। देखो जो शेप जाइगोट का होगा उसका, चलो ध्यान सुनना, यहां पे जो शेप जाइगोट का है उसका यहां पे इसका भी शेप सेम है, लेकिन अंदर जो सेल डिवाइड हो रहे हैं अब वो सेल का नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और सेल की साइज क्या हो जाएगी? छोटी हो जाती है। क्या हो जाती है? सेल की साइज छोटी हो जाती है। फिर आगे जाकर के ये 2 सेल से कितने बन जाएंगे? 4 सेल। ठीक है, ये 2 सेल स्टेज है एंड ये 4 सेल स्टेज। फिर आगे जाकर के ये कितनी सेल स्टेज की हो जाएगी? ये हो जाएगी 8 सेल स्टेज। 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 सेल स्टेज, फिर आगे जाकर के ये हो जाएंगी 16 सेल की, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16, ये हो गई 16 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज। अब फिर ये आगे जाकर के डिवाइड करेंगे कितने, ठीक है, फिर आगे जाकर के डिवाइड करती है, ये देखो ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18, ऐसे बहुत सारे आप सेल को बना लें। ये लगभग आपकी 32 सेल स्टेज का हो गया, 32 सेल स्टेज, ठीक है ना। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना मेरे भैया, ध्यान से सुनना। यहाँ पे जाइगोट क्या करती है, क्लीवेज डिवीजन करती है, और लगभग 24 घंटे बाद, 24 आवर्स के बाद, 24 आवर्स के बाद, फिर 24 आवर्स के बाद 2 सेल स्टेज हो गई। अब यहाँ पे ये 10 घंटे बाद, 24 आवर्स के बाद ये 4 सेल स्टेज बनाएगी, फिर 10 आवर्स के बाद ये 8 सेल स्टेज, फिर 10 आवर्स के बाद 16 सेल स्टेज, फिर 10 आवर्स के बाद क्या होगा, 32 सेल स्टेज का फॉर्मेशन करती है। अब यहां पे ध्यान से सुनना, ये आपका जो सेल है, यहां पे ये जो सेल है इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर, ठीक है। ब्लास्टोमियर सेल्स क्या होती हैं, ब्लास्टोमियर्स सेल्स, ये क्या होती हैं, ये होती हैं एक डिवाइडिंग सेल्स, डिवाइडिंग सेल्स, ये क्या होती हैं, एक डिवाइडिंग सेल्स होती है, यानी ये भी कैसी सेल्स है, ये है ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। ध्यान से सुनना, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, देन आपका क्या है 8 सेल, फिर 16 एंड देन 32 सेल स्टेज। तो याद रखना 18 सेल स्टेज से लेकर के 16 सेल स्टेज, 18 से लेकर के 16 सेल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मोरूला। क्या बोलते हैं, मोरूला। 8 से लेकर के 16 सेल स्टेज जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं मोरूला, और मोरूला के बाद ये आगे जाकर के बनता है क्या, ब्लास्टुला। क्या बनता है, ब्लास्टुला, और फिर ब्लास्टुला आगे जाकर के ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। बताओ मेरे भैया, इतनी बात आपको क्या समझ में आ गई, क्या इतनी बात समझ में आ गई। देखो फिर मेरी बात जरा ध्यान सुनना, क्लीवेज एक ऐसा डिवीजन होता है जहां पर क्या होता है कि मतलब जो क्लीवेज होता है, क्लीवेज एक ऐसा डिवीजन होता है जहां पे क्या होती है कि जैसे माइटोटिक डिवीजन होती है, ठीक उसी के साथ जो है जो जाइगोट होता है वो बड़ी तेजी के साथ डिवाइड करती है, 24 आवर्स में 2 सेल स्टेज बना लेगी, ठीक है। मतलब सुनना, ऐसे समझो, क्लीवेज एक टाइप का जो माइटोटिक डिवीजन होता है उसका एक रैपिड माइटोटिक यानी बहुत फास्ट माइटोटिक डिवीजन होता है, जहां पे जाइगोट जो सिंगल सेल होती है वो 2 सेल स्टेज में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, फिर 2 से 10 घंटे बाद, यहाँ पे 24 घंटे बाद 2 सेल स्टेज में हुई, अब यहाँ पे 10 घंटे और ऐड करते जाओ, 10 घंटे बाद 4 सेल स्टेज, 10 घंटे बाद 10 घंटे बाद 8 सेल स्टेज, फिर उसके बाद 16 सेल स्टेज, फिर 32, फिर 64 सेल स्टेज। 8 से 16 सेल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। देन ये आपको 20 सेल स्टेज ब्लास्टुला, फिर आगे ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। बताओ मेरे भैया, इतनी बात क्या आपको समझ में आ गई। ये किसके बारे में था, किसके बारे में था, ये क्लीवेज के बारे में। चलो आगे देखो, देखो यहां पे क्या है, ये आपने क्या बनाया है, ये है ब्लास्टुला, ये है लगभग 32 सेल स्टेज का, ठीक है। फिर ये आगे क्या बना लेगा, यानी 32 सेल स्टेज या लगभग उससे थोड़ा सा ज्यादा, ये ऐसे कह लो, या फिर देखो क्या होता है, यहां पर एक कैविटी बन जाती है। देखो ये ऐसी बहुत सारी सेल्स हो गई,
ये क्या बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है। ये अब यहाँ पे एक कैविटी बन जाती है, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील, क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील कैविटी, ब्लास्टोसील कैविटी होती है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं ब्लास्टोसिस्ट, है ना। यानी ये भी लगभग होती है मोर देन 32 सेल, 32 सेल से ऊपर वाली स्टेज की होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। और बीच में जो कैविटी होती है इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। और इसी ब्लास्टोसील कैविटी, इसी ब्लास्टोसिस्ट का क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन टू एंडोमेट्रियल वॉल, ठीक है। अब यहां पर स्टार करने वाली बात होती है, कौन सी स्टार करने वाली बात होती है, यहां पे हमने आपको क्या बताया, ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो हमने क्या किया था, जाइगोट से 2 सेल स्टेज बनाया, यहां पे क्या होता है, जो जाइगोट है और फिर 2 सेल स्टेज बना, यहां पे सेल का देखो साइज छोटी हो रही है, क्या हो रही है, सेल की साइज छोटी हो रही है, लेकिन इसके साथ जो मेम्ब्रेन इंक्लूड है, इस मेम्ब्रेन को हम अभी भी जोना पेल्यूसिडा बोलेंगे, क्योंकि इसके पास अभी भी जोना पेल्यूसिडा की मेम्ब्रेन होती है। तो जोना पेल्यूसिडा के अंदर जो सेल है उसकी साइज छोटी हो रही है, लेकिन सेल डिवाइड कर रहा है तो नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और पूरा जो सेल है वो क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। बट सेल के अंदर जो सेल बन रहे हैं, ठीक है ना, जोना पेल्यूसिडा के अंदर वो सेल की साइज छोटी हो रही है, लेकिन सेल का नंबर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस भी बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, न्यूक्लियस भी बढ़ेगा, और सेल का जो साइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो भी बढ़ेगा। तो यहां पे क्या लिखोगे, जो कंप्लीट सेल होती है, कंप्लीट सेल साइज, जो सेल की पूरी कंप्लीट साइज होती है वो क्या होती है, रिड्यूस होती है, क्या होती है, रिड्यूस होती है। लेकिन सेल का क्या होता है, सेल्स का जो नंबर होता है, सेल्स नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, सेल के नंबर जो अंदर बढ़ रहे हैं, है ना, सेल जो अंदर बन रहे हैं वो इंक्रीज होते हैं। एंड न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी क्या हो रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। पूरे सेल की साइज तो क्या हो रही है, छोटी हो रही है, लेकिन उसके अंदर जो सेल डिवाइड कर रहे हैं, पूरे सेल की साइज जो है आपका जाइगोट की तरह सेम है, अंदर जो सेल बन रहा है उसकी साइज छोटी हो रही है, और सेल का नंबर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिससे न्यूक्लियस बढ़ेंगे, साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी आपका बढ़ेगा। बोलो मेरे बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई, इतना देखो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। चल ये बात समझ में आ गई, ठीक। ब्लास्टोसिस्ट का एक बार डायग्राम अच्छे से बना लो। अब इसकी सेल ऐसे अरेंज हो जाती है, क्या हो जाती है, ऐसे अरेंज हो जाएगी, से बहुत सारे सेल्स होंगे ना, ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है ना। और ये जो बाहर आपको सेल दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं, क्या, मैक्रोमियर्स, क्या बोलते हैं, मैक्रोमियर्स। ये जो सेल होती है इसको हम बोलते हैं मैक्रोमियर्स, और यही मैक्रोमियर्स को हम बोलते हैं क्या, ट्रोफोब्लास्ट, क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। और ये ट्रोफोब्लास्ट किससे बनी होती है बताओ, ये बनी होती है इनर सेल, आउटर सेल मास से। किससे बनी होती है ये, आउटर सेल मास, यानी मास का एक गुच्छा, ठीक है ना, सॉरी सेल का एक गुच्छा जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं और जो अंदर की तरफ होते हैं, इसे बोलते हैं माइक्रोमियर्स, क्या बोलते हैं, माइक्रोमियर्स, यानी इनर सेल मास, इनर सेल मास। आउटर सेल मास क्या बनाता है, ट्रोफोब्लास्ट बनाता है, क्या बनाता है, ट्रोफोब्लास्ट। और इनर सेल मास जिसको माइक्रोमियर्स बोलते हैं, ये क्या बनाता है, ये एक कंप्लीट एम्ब्रायो बनाता है, क्या बनाता है, एक कंप्लीट एम्ब्रायो बनाएगा। भाई इतनी बात समझ आ गई,
इतनी बात समझ में आ गई? हाँ मास्टर समझ में आ गई। अब होता क्या है, इनका इम्प्लांटेशन होता है। क्या होता है? इम्प्लांटेशन। तो आओ हम इम्प्लांटेशन के बारे में समझ लेते हैं। देखो हुआ क्या था कि यहां पे ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, चलो ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब। हमने क्या किया था, यहां पर एम्पुला वाले साइड पे यहां पे हमने क्या बनाया था, ये बना था जाइगोट। क्या बना था? जाइगोट। ठीक है, सेल को फ्यूज किया था स्पर्म और किसके साथ? ओवम के साथ मिलकर के जाइगोट बना। अब ये जाइगोट 2 सेल स्टेज का बन गया, ठीक है ना। फिर आगे जाकर के 4 सेल स्टेज, फिर कितने सेल स्टेज? 8 सेल स्टेज का बन गया, है ना। फिर ये जाकर के 32 सेल स्टेज का बन गया। ठीक है, यानी यहाँ पे ये क्या बना था, ये बना था इतने को इतने से मिला करके मोरुला, ठीक है ना। और ये क्या बना था? ब्लास्टोसिस्ट। क्या बना था? ब्लास्टोसिस्ट बना था। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जानते हो क्या हो रही है? ये मूव कर रही है। क्या कर रही है? मूव कर रही है किसकी तरफ? एंडोमेट्रियम यानी यूट्रस की तरफ। तो क्या लिखोगे? दिस ब्लास्टोसिस्ट is moving towards यूट्रस। तो ये क्या कर रही है? यूट्रस की तरफ क्या कर रही है बताओ? यूट्रस की तरफ ये कर रही है मूव। क्या कर रही है? यूट्रस की तरफ मूव कर रही है और फिर ये यहां पे आ जाएगी और हो जाएगा यहां पे इम्प्लांटेशन। ये देखो, ये क्या है? ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, अब इनका क्या हो जाता है? इनका हो जाता है अंदर की तरफ इम्प्लांटेशन। ठीक है, यानी क्या लिखोगे यहां पे? क्या लिखोगे? द ब्लास्टोसिस्ट embedded into endometrial wall, and this is called implantation। यानी ये जो ब्लास्टोसिस्ट होते हैं ये एंडोमेट्रियम के साथ इम्बेडेड यानी जाकर के धस जाते हैं और इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो जल्दी से इसको देख लो। चलो मेरे बच्चों आगे देखो, यहां पर मैं ऐसे बना देता हूं। ये क्या है इसका? ये था इसका एंडोमेट्रियम। यहां पे होता है एंडोमेट्रियम और यहां पे क्या होता है? मायोमेट्रियम। और सबसे बाहर पेरीमेट्रियम। देखो मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से सुनना। यहां पे मैंने डायग्राम के साथ बनाया था कि सबसे बाहर जो होता है वो होता है ट्रोफोब्लास्ट। क्या होती है? ये बाहर जो सेल होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? यहां पे लिख लो, इसको हम बोलते हैं मेरे भैया आउटर सेल मास। क्या बोलते हैं? आउटर सेल मास। ये जो आउटर सेल मास है ये बनाता है आगे जाकर के ट्रोफोब्लास्ट। क्या बनाएगा? ट्रोफोब्लास्ट बनाता है। और अंदर की तरफ जो सेल्स होती हैं सबसे अंदर यहां पे
जो सेल का गुच्छा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं इनर सेल मास। इनर सेल मास, ये इनर सेल मास आगे जाकर के बनाती है जर्म लेयर्स। क्या बनाएगी? जर्म लेयर्स बनाती है। और ये जर्म लेयर्स आगे जाकर के क्या बनाती है बताओ? एक कंप्लीट फीटस बनाती है। कंप्लीट फीटस बनाएगी, ठीक है ना? ध्यान से सुनना, ये जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, यही ट्रोफोब्लास्ट आगे जाकर के, यानी कि ट्रोफोब्लास्ट और एंडोमेट्रियम क्या होते हैं? आपस में अटैच होते हैं और ट्रोफोब्लास्ट एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं जिसका नाम है क्या? माइक्रोविलाई। क्या बनाते हैं? सॉरी, कोरियोनिक विलाई। ठीक है, ये देखो, ये यहां पे ऐसे गए, ऐसे, ठीक है, ये देखो, ये क्या है? कोरियोनिक विलाय, ठीक है। किससे बना है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, है ना? ये कह लो ट्रोफोब्लास्ट से बना है, ट्रोफोब्लास्ट से बनता है। और इसके अंदर आपको दिख रहे होंगे सेल्स। क्या दिख रहा है भैया? ये है ट्रोफोब्लास्ट के सेल, आगे इसे भरे पड़े हैं, ठीक है। और ये अंदर क्या है? इनर सेल मास। क्या है ये? इनर सेल मास। ये क्या है? आउटर सेल मास। बताओ, इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है ना? इम्प्लांटेशन की ही प्रोसेस ही हम आपको समझा रहे हैं। किसकी प्रोसेस? इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हम आपको समझा रहे हैं। तो एक बार जल्दी से इसको देख लो। ठीक है, चलो चलो भैया, अब हम बात कर लेते हैं किसकी? प्लेसेंटा के बारे में। अगर हम बात करें प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा क्या होता है बताइए? प्लेसेंटा जो है एक क्या होता है? कनेक्शन होता है। क्या होता है? फिजिकल एंड मैकेनिकल कनेक्शन होता है मदर और किसके बीच में? फीटल के बीच में, फीटस के बीच में। दिस इज अ फिजिकल एंड मैकेनिकल, दिस इज अ फिजिकल एंड मैकेनिकल कनेक्शन between mother and developing fetus, राइट? यानी प्लेसेंटा जो है किस चीज से मिलकर के बना होता है? प्लेसेंटा का योगदान दो हिस्सों के साथ मिलकर के बना होता है। एक क्या होता है बताओ? किसकी बॉडी? ठीक है, एक बना होता है फीटल पार्ट, फीटल बॉडी से, फीटल बॉडी हो गया, और मदर बॉडी पार्ट, मदर की जो बॉडी पार्ट है वो, ठीक है। मदर की जो बॉडी पार्ट है वो क्या हो जाएगा बताओ? मदर का बॉडी पार्ट क्या? मदर का बॉडी पार्ट क्या भाई? एंडोमेट्रियम। क्या? एंडोमेट्रियम। और फीटल बॉडी का पार्ट क्या? फीटल का बॉडी पार्ट क्या? ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। ध्यान सुनना, ये जो मदर का बॉडी पार्ट होता है, मदर का बॉडी पार्ट यानी एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और ट्रोफोब्लास्ट मिलकर के क्या बनाते हैं? एक मजबूत प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। बताओ, बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? ठीक है ना? एंडोमेट्रियम के 3 हिस्से देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 3 हिस्से होते हैं? ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैं बता दूं आउट ऑफ एनसीईआरटी है। एक होता है डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ बेसिलिस, है ना? और एक होता है डेसिडुआ पेराइटेलिस, और एक डेसिडुआ कैप्सुलरिस,
डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। बात समझ में आ गई? डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। चलो और डायग्राम के साथ हम बनाते हैं। देखो यहां पे देखो, ये है वो जो फर्टिलाइज ओवम था ना, जो ब्लास्टोसिस्ट बनाया था, वही है। और फिर ये आगे जाकर के ये ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है ये। और यहाँ पे ये एंडोमेट्रियम का पार्ट होता है, जरा ध्यान सुनना। अब ये क्या है, पूरी तरह से एंडोमेट्रियम में धस चुकी है। देखो ये एंडोमेट्रियम में ऐसे धस चुकी है, कवर हो गई है। ये एंडोमेट्रियम में ऐसे धस चुकी है, ये देखो, ठीक है। तो ये क्या है, एंडोमेट्रियम है। क्या है? एंडोमेट्रियम की क्या है, वॉल है, जिसमें कौन कौन सा हिस्सा है, ये वाला है डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला डेसिडुआ पेराइटेलिस। और ये जो अंदर हिस्सा है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको भैया? इसको डेसिडुआ बेसाइलिस बोलते हैं, डेसिडुआ बेसाइलिस, ठीक है ना। और यहाँ पे ये क्या है, कॉरियोनिक विलाई। और यहाँ पे क्या है, इनर सेल मास। इनर सेल मास। बताओ भाई, प्लेसेंटा समझ में आया? फिजिकल एंड मैकेनिकल कनेक्शन होता है बिटवीन मदर एंड डेवलपिंग फीटस का। प्लेसेंटा दो पार्ट से बना होता है, एक फीटल पार्ट जो होता है ट्रोफोब्लास्ट, मदर का जो पार्ट होता है वो एंडोमेट्रियम होता है। एंडोमेट्रियम के तीन हिस्से, डेसिडुआ बेसाइलिस, डेसिडुआ पेराइटेलिस, डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, ठीक है। अब आओ हम समझ लेते हैं प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा का काम पता है क्या होता है? इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मदर्स ब्लड टू fetus by umbilical cord, एक umbilical cord होती है, उसके थ्रू क्या करना, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करना। एंड क्या करना, गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करना। और किस में हेल्प करता है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम fetal body through the placenta। अब बीच में क्या आता है, प्लेसेंटा वाया अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना। जैसे ध्यान से देखना, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये है प्लेसेंटा, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, और यहाँ पे ये है बेबी, और बेबी से निकलता है अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये जो बेबी है, ये जो खाएगा, पचाएगा, फिर नाइट्रोजनस बेस फेंक देगा, गैसेस एक्सचेंज, ये सब आपका अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होता रहता है। फिलहाल आपके एनसीईआरटी में इतना ही दिया है, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा और किस किस चीज से मिलकर के बना होता है। तो आज का हमारा लेक्चर जो है यहीं पे खत्म होता है। अब हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी को रीड करेंगे, देन लेक्चर को हम एंड करते हैं। देखो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कॉपुलेशन यानी क्वाइटस के समय सीमेन रिलीज होता है पेनिस से वेजाइना में, जिसे इंसेमिनेशन बोलते हैं। मोटाइल स्पर्म रैपिडली तैरती है, सर्विस की तरफ जाती है, देन इंटर यूट्रस एंड रीच टू एम्पुलरी रीजन। यानी ये देखो, ये क्या बताओ, ये है फैलोपियन ट्यूब। क्या है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे एम्पुला रीजन है, क्या है, एम्पुला वाला रीजन है। यहाँ पे ये एग है, अब आया स्पर्म, क्या है ये स्पर्म, इसके साथ फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बनाएगा। एम्पुला रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। ओवम रिलीज बाय ओवरी इज कॉल्ड क्या, आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू एम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियस। भाई तुमको ये पता होना चाहिए कि जो ओवम होता है वो स्पर्म के साथ साथ अगर ट्रांसपोर्ट हो गया, अच्छी बात है। एक चीज याद रख लेना, जो स्पर्म होता है, स्पर्म का जो लाइफ साइकिल होता है,
लाइफ स्पैन की बात करते हैं, वो कितना होता है बताओ? वो होता है 72 आवर्स। 72 आवर्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, है ना। जैसे ही स्पर्म अंदर एंटर किया फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो वहां पे 72 घंटे तक जिंदा रहेंगे, नहीं फर्टिलाइज हुए तो खत्म हो जाएंगे। This is released why not all population leads to fertilization and pregnancy. The process of fusion of a sperm with ovum is called fertilization. During fertilization sperm क्या हो जाता है? Comes contact with zona pellucida layer. यहाँ पे देखो जो मैंने आपको बताया है, and induce changes in the membrane that block to embryo, that block to entry of additional sperm, जिसको polyspermy बोलते हैं, and ensure that only one sperm can fertilize with ovum. Secretions of the acrosome help sperm enter into cytoplasm. देखो इस जो एक्रोसोम का सिक्रेशन है वो स्पर्मी लाइसिन आपका होता है, लाइसिन एंजाइम्स होता है जो क्या करता है? थ्रू द जोना पेलिसिडा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आगे क्या लिखा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड इंड्यूसेस कंप्लीशन ऑफ मेयोटिक डिवीजन, जो होता है कंप्लीट करता है। सेकेंडरी ओसाइड वन जो होता है उसका मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ। सेकेंड मेयोटिक डिवीजन इज आल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी, जहां पे सेकेंडरी ओसाइड अपना मियोसिस 2 पूरा करता है और सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओवम बनता है, एंड हैप्लॉइड ओवम जिसको ऊटिड बोलते हैं। जल्दी क्या होता है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस स्पर्म एंड दैट ऑफ ओवम फ्यूजेस टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट। स्पर्म के साथ ओवम फ्यूज हुआ और जाइगोट बनाया, है ना। हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी देयर इन जाइगोट? अरे भाई स्पर्म क्या है? हैप्लॉइड है, और ओवम भी क्या है? हैप्लॉइड है, तो 1 1 2 हो गए ना, तो 2n होते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख लो 2n होंगे। One has remembered that sex of baby has been decided at this stage itself. How? देखो XS and XY बोल रहा है। बात क्या होती है? देखो जो एग होते हैं ये क्या है? एग। एग के पास एक एक्स क्रोमोसोम है, इसका मतलब समझना कि बेबी का सेक्स यानी जेंडर कैसे डिसाइड होगा। देखो होता क्या है, जो फीमेल एग यानी ओवम होता है उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है। अब इसके साथ अगर ये वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज हो गया, फ्यूज हो गया, तो एक्स वाई वाला जाइगोट बनेगा और एक्स वाई वाला आगे जाकर के मेल बच्चा बनाएगा। अगर मान लो वाई वाला ना होकर के एक्स वाला स्पर्म फर्टिलाइज हो गया, तो इससे क्या बनेगा? एक्स एक्स यानी आगे जाकर के ये गर्ल बनेगी। क्या बनेगी? गर्ल बनेगी। तो डिसाइड कौन करता है? देखो भाई, फीमेल के पास अपना एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। लड़का बनेगा या लड़की बनेगी वो डिसाइड करता है फादर का स्पर्म जिसमें है। फादर के स्पर्म 2 टाइप के होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम वाला और एक वाई क्रोमोसोम वाला। याद रखना, अगर एक्स क्रोमोसोम वाला जो है इस पर फर्टिलाइज होता है एग के साथ, तो एक्स एक्स वाला जाइगोट बनेगा और आगे जाकर के ये फीमेल बेबी, फीमेल बॉडी तैयार करेगी, फीमेल बेबी बनाएगी। अगर वाई क्रोमोसोम वाला एक्स क्रोमोसोम के एग के साथ फर्टिलाइज हुआ, तो यहां पे आगे जाकर के लड़का बनेगा। तो डिसाइड कौन कर रहा है? बच्चा लड़का है या लड़की? फादर का क्रोमोसोम यानी फादर का स्पर्म, ठीक है। ऑल हैप्लॉइड सेल्स, ये पढ़ लेना यार, प्रोड्यूस फीमेल हैव सेक्स क्रोमोसोम एक्स, whereas in male gametes sperm and sex chromosome could be either X or Y। मेल में 50% ऑफ स्पर्म कैरी एक्स क्रोमोसोम एंड 50% जो स्पर्म होता है क्या होता है? वाई क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम एक्स वाई होते हैं, 50% एक्स और 50% वाई। मेल एंड फीमेल गेमेट्स ऑफ जाइगोट वुड कैरी एक्सएस और एक्स वाई। ये एक्स वाई भी बन सकता है, एक्स एक्स भी बन सकता है अकॉर्डिंग टू मेल स्पर्म carrying XY fertilized ovum. The zygote carrying XX would be developing into female baby. XY would form male, ठीक है ना, ये आपको पता ही चल जाना चाहिए। क्लीवेज क्या है? द माइटोटिक डिवीजन जो स्टार्ट होती है, जाइगोट मूव्स टू स्टमक एंड ओविडर कॉल जाइगोट, जिससे आगे जाकर के 2 4 6 8 16 डॉटर सेल बनती है जिसको हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। एम्ब्रायो विद 8 to 16 सेल स्टेज, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स कॉल्ड मोरुला। फिर क्या होता है? ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ब्लास्टोसिस्ट में, मूव्स फर्दर इनटू यूट्रस एंड ब्लास्टोमियर। द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू लेयर्स कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर की जो सेल्स होती है उसे क्या बोलते हैं? जो ट्रोफोब्लास्ट से अटैच होती है, इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच्ड टू एंडोमेट्रियम वॉल एंड इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड एज एम्ब्रायो, क्योंकि इनर सेल मास बना लेती है क्या? वो बनाती है जर्म लेयर। यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेगी। ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इनटू द एंडोमेट्रियम द यूट्रस एंड दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, एंड ये आगे जाकर के क्या करती है? प्रेगनेंसी करती है, ठीक है। यहाँ पे देख लो भाई, ये अपन ने क्या बनाया था? ये हमने बनाया, ठीक है ना, ये हमारा एग था भाई। 1 मिनट, ये क्या था? oocyte था,
ठीक है ना, यानी ओटिड। अब ये क्या है बताओ, ये फर्टिलाइज हो चुके हैं इस पल्प के साथ, फिर यानी फर्टिलाइज होकर के क्या बनाए, जाइगोट बनाया, फिर आगे जाकर के 2 सेल स्टेज में डिवाइड हो गया, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, फिर ये मोरूला है 8 to 16 सेल स्टेज, है ना। आगे जाकर के देखो ये सब आपको दिख रहा है। ए में क्या है बताओ, ए में ओटिड है यानी एग, बी क्या है, फर्टिलाइज्ड ओवम, सी 2 सेल स्टेज, डी क्या हो जाएगा 4 सेल स्टेज, ये 8 to 16 सेल स्टेज, और ये क्या है आपका, ये 32 सेल स्टेज यानी ब्लास्टुला। फिर आगे जाकर के कैविटी बन गई, ब्लास्टोसिस्ट है ये, ब्लास्टोसिस्ट। अब इसका क्या हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन। ठीक है, ये देखो ये ब्लास्टोसिस्ट है, और ये भी क्या है 32 सेल स्टेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट ये भी है, आगे जाकर के कैविटी बना लिया। तो भैया आज के लिए हमारा इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा लेक्चर के थ्रू, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, इसको हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए, लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेक्चर को अटेंड करने के लिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो लेक्चर में कमेंट यानी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, हम एक बार क्या करेंगे उसको वहीं पे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर के साथ, बाय।